हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट इन केस यू लाइक माई वीडियोज़, you find my content really helpful, you can let me know that by commenting below, liking my video and also sharing it with others. And if you haven't subscribed to my channel as of yet, प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट। जब तक मेरी 30 वीडियोस का काउंट पूरा नहीं हो जाता, आई थिंक आज की वीडियो शायद 25th वीडियो है, तो आप प्लीज़ मुझे एक बेयर मिनिमम सब्सक्राइबर काउंट और एक बेयर मिनिमम व्यू काउंट और एक बेयर मिनिमम लाइक काउंट प्लीज़ अचीव करने में हेल्प करिए, बिकॉज इफ़ दैट डजेंट हैपन तो ये रीच बढ़ेगी नहीं चैनल की। तो प्लीज़ डू दैट। और अगर आपने अभी तक मेरी 11 अगस्त की वीडियो पूरी नहीं देखी है फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, मैं आई बटन में उसे आज भी लिंक कर दूंगी, आप प्लीज़ देखिए। मेरा एम्फसाइज करने का उस पर कुछ रीज़न है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर उन चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं है जो इतनी बेसिक है, तो आपको कभी एक पूरी क्लैरिटी मिल ही नहीं सकती हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो की या फिर हमारी पॉलिटी की। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, आई एम श्योर यू विल लर्न इट, यू विल लर्न अ लॉट। हो सकता है कि शायद इस वीडियो में थोड़ी सी आपको नॉइज फील हो। आई वॉज रियली वेरी टायर्ड दैट डे एंड आई थिंक उस दिन रक्षाबंधन था, तो शायद वीडियो में शायद इसीलिए इतनी व्यूअरशिप नहीं आई, क्योंकि शायद लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन और इतना लोगों ने नहीं देखा। तो बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में वो थोड़ी कम रैंक्ड है, पर इफ़ यू आस्क मी, आई वुड से दैट्स माई बेस्ट वीडियो, बिकॉज आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली एंड सच में मतलब मैंने उसमें बहुत एफर्ट्स डाले हैं और मुझे इसलिए पता है कि वो वीडियो अच्छी है। तो आप प्लीज़ जाके देखिए एंड बस आज की वीडियो पे भी लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी करिएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आर्टिकल्स हैं वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल्स आए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक एडिटोरियल है जो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एंड में डिस्कस करूँगी, तो आप एंड तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि वो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट इट। वो जो एडिटोरियल है उसे लिखा है सी राजा मोहन ने। सो सी राजा मोहन इज एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट, ही इज अ रियलिस्ट स्कॉलर एंड वेरी ब्यूटिफुल एडिटोरियल, बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देखिए, हम अभी क्या हुआ, कल स्पीच थी, ठीक है, तो क्योंकि हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव कल हमने मनाया, सेलिब्रेट किया, तो जब मिस्टर मोदी की जो स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ बोली कि हमें विकसित भारत बनना है, मतलब डेवलप्ड नेशन। तो विकसित से, डेवलप्ड से हमारे माइंड में सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉनोटेशन आती है, राइट, कि इकोनॉमिकली हम कैसे डेवलप बन सकते हैं, पर इट कैन बी ट्विस्टेड एनी वेज, है ना। आप इसको किसी भी तरह से एंगल से देख सकते हो। डेवलप्ड सिर्फ एक नेशन एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं होता, कैसे फॉरेन पॉलिसी में भी चेंजेस चाहिए ताकि हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ें, कैसे विकसित भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ये डॉक्टर सी राजा मोहन ने डिस्कस किया है। आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए ताकि आप वो एडिटोरियल भी ढंग से समझ पाएँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट 3D प्रिंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या हुआ है ना कि कुछ रिसर्चर्स हैं जो हैदराबाद से, मैं अभी बताती हूँ एग्जैक्टली कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से, एक टीम है साइंटिस्ट की, क्लिनिशियंस की, उन्होंने जो LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IIT हैदराबाद और CCMB यानी कि सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्होंने कोलैबोरेट करके डेवलप किया है एक 3D प्रिंटेड कॉर्निया। और ऑब्वियसली क्योंकि कॉर्निया बनाने के लिए जो ह्यूमन सेल्स चाहिए वो तो ऑब्वियसली उनका जो डोनर होगा वो तो ह्यूमन ही होगा कोई, है ना। तो देखिए क्या होता है ये पूरा 3D बायो प्रिंटिंग क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कॉर्निया क्या होता है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपली बताती हूँ कॉर्निया क्या होता है। आप अपनी आई देखिए या फिर आप एक कोई भी आई की इमेज खोलिए। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं उनके लिए जानना और भी आसान है, ये समझना बहुत आसान है कि कॉर्निया क्या होता है। तो आप अपनी एक आई की फोटो खोलिए, तो आपको उस आई में सबसे पहले तो बहुत सारा वाइट वाला रीजन दिख रहा है ना, वाइट कलर का जो है बहुत ही खाली स्पेस है साइड पे, दो साइड पे, उसका नाम होता है स्क्लेरा।
ठीक है। अब बिल्कुल आप कोशिश करिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की। एक छोटी सी डॉट दिख रही होगी आपको, एक तो आपको बीच में एक थोड़ा गोल सा वो दिख रहा है ना, गोल के अंदर भी एक छोटी सी डॉट है जो बिल्कुल वाइट सी कलर की छोटी सी डॉट दिखेगी, उसे कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल हमारी वो बहुत ही जो जितनी रेज जा रही हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने में मतलब हेल्प करता है। फिर प्यूपिल के आसपास जो कलर्ड वाला रीजन है ना, जो उसके बिल्कुल थोड़ा सा आसपास उसे कवर करता है, वो होता है आइरिस। ठीक है। तो फिर अब आपने ये सब कुछ देख लिया, लेकिन आइरिस, प्यूपिल और उसके आसपास वाइट वाला एरिया नहीं, आइरिस और प्यूपिल के ऊपर एक थोड़ा वाटरी वाटरी सी आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगी, वाटरी सी एकदम ट्रांसपेरेंट सी, क्योंकि उसमें एक वो दिख रहा होगा आपको, राइट। वो होता है कॉर्निया। ठीक है। तो कॉर्निया बेसिकली प्रोटेक्टिव शीट होती है, एक फोकसिंग आई एजेंट होता है। तो वो 3D प्रिंटिंग के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसको इट हैज बीन पुट टू टेस्ट इन अ रैबिट। तो अब हमें देखना है 3D प्रिंटिंग होता क्या है। हम देखेंगे 3D बायो प्रिंटिंग। अब देखिए 3D प्रिंटिंग का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। 2021 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया था, मतलब पिछले ही साल की ये बात है। और ये किसने बनाया था, अगर आप मेरा थंबनेल देखते हैं तो फिर उस थंबनेल में वही मैंने इमेज रखी है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे घर है वो एक 3D प्रिंटेड हाउस है, जिसे किसने बिल्ड किया है, IIT मद्रास के एक स्टार्टअप ने, जिसका नाम है त्वेस्टा, उन्होंने बिल्ड किया था। और ये जो है कि कहाँ पे स्थित है, ये उस कैंपस में ही स्थित है IIT मद्रास के। ठीक है। तो अगर हम अब 3D प्रिंटिंग की बात करें, 3D बायो प्रिंटिंग की बात करें, तो देखिए क्या है, ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कैसे, क्योंकि एडिटिव मतलब एडिशन होती है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर की। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे बायो मटेरियल्स डाले जाते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि ह्यूमन डोनर सेल्स थे इसमें, तो सेल्स तो होंगे ही होंगे, फिर सेल्स के साथ साथ ग्रोथ फैक्टर्स भी ऐड होंगे, कुछ कंबाइनिंग फैक्टर्स, जिससे वो एक दूसरे से जेल कर सके। अब देखिए सेल्स थोड़े ना, हमें ब्लड थोड़े ना डालना अंदर, सेल्स तो तैर रहे हैं, उसका क्या करेंगे हम, सेल्स अकेले का क्या कर लेंगे। सेल्स को अक्यूमुलेट करके, जेल करके, ग्रोथ फैक्टर्स उसमें डाल के उसको सॉलिड मटेरियल बनाना है, 3D ऑर्गन बनाना है। जैसा एक लिवर होता है एग्जैक्टली वैसा लिवर, जैसा एक ना, आप समझ रहे हैं ना, एक 3D इमेज बनानी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारी चीजें डलेंगी। तो इन सारी चीजों को कंबाइन करके एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि वो इमिटेट करे एग्जैक्ट नेचुरल टिश्यूज को। अब देखिए जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं तो प्रिंटर में आपको पता है एक इंक डलती है ना। इंक क्या करती है, छापने में हेल्प करती है, राइट। जब एक पेज प्रिंट किया जाता है कंप्यूटर में से, तो वो एग्जैक्टली उसको लिखने के लिए जो लिखा हुआ होता है वो इंक से लिखा जाता है, राइट। तो वैसे ही इधर भी प्रिंट करने के लिए एक इंक चाहिए। तो इधर जो यूज की जाती है वो एक बायो इंक होती है, ताकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंक के द्वारा लेयर बाय लेयर मैनर में बनाए जा सके। अब ये जो बायो इंक होती है, ऑब्वियसली इसमें आप पेन वाली इंक तो डाल नहीं दोगे, कोई ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की इंक तो नहीं डलेगी इसमें। तो कौन सी इंक होती है, बायो इंक। वैसे कहने की बात है कि इंक है, लेकिन बायो इंक में ऑब्वियसली जो चीज डलेगी, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग सेल्स, डेड सेल्स नहीं, लिविंग सेल्स, क्योंकि हमें एक लिविंग ऑर्गन बनाना है, राइट। तो इसमें बहुत सारे लिविंग सेल्स डलेंगे और लिविंग सेल्स को एक कंपैटिबल बेस दिया जाएगा। अब कंपैटिबल बेस क्या होता है, एक ऐसा बेस जिसपे सेल्स स्थिर हो जाएं, सेल्स को एक ग्रोइंग मीडियम मिल जाए, सेल्स उस पर बैठ के एक दूसरे से जेल कर जाएं। जैसे कोलेजन डाला जाएगा। कोलेजन क्या होता है, कोलेजन एक प्रोटीन है जो कनेक्टिव टिश्यूज में होता है, जैसे स्किन में, टेंडन्स में, बोन्स में, है ना, जो एक दूसरे को, अगर दो चीजें हैं उसको एक दूसरे के साथ जोड़ता है ना। कोलेजन वही प्रोटीन है जो हमारी बाई चांस स्किन में एक चोट लग जाए तो खुद थोड़े ही एक हफ्ते में ही वो चीज ठीक हो जाती है। पहले चोट होती है, फिर धीरे 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 रिपेयर हो जाती है। तो जब भी ये प्रोटीन ऐसा करता है कि खुद से रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है, और जोड़ने में मदद करता है। स्किन अगर थोड़ी सी फट गई, कहीं चोट लग गई, हम साइकिल से गिर गए, है ना, तो खुद जुड़ जाती है। तो इसीलिए कोलेजन भी डाला जाता है, ताकि वो जेल कर जाए सेल्स आपस में, ठीक है। या फिर अगर कहीं केसेस में जेलेटिन भी डाला जाता है। देखिए जेलेटिन भी, अगर आप थोड़ा सा भी कुकिंग के बारे में भी जानते हैं, तो जेलेटिन बहुत सारी ऐसी चीजों में डाला जाता है, राइट, जिन्हें हमें एक दूसरे के साथ सॉलिडिफाई करना हो, जैसे जेली टाइप बनाना हो, राइट। तो ये बायो इंक होती है। अब देखिए क्या प्रोसेस है बायो प्रिंटिंग का, एग्जैक्टली बायो 3D प्रिंटिंग का ये 3 स्टेप्स में पूरा किया जाता है। पहला स्टेप है प्री बायो प्रिंटिंग। अब देखिए प्री बायो प्रिंटिंग में क्या होता है कि एक डिजिटल मॉडल बनाया जाता है,
कि एग्जैक्टली हमारा जो ऑर्गन हम बनाने वाले हैं या हम टिश्यू जो बनाने वाले हैं वो उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, राइट? मॉडल इन द सेंस एकदम निटी ग्रिटीज फाइनेस्ट डिटेल्स। अब हर डिटेल को जान, जैसे अगर हम एक हार्ट बना रहे हैं, वैसे तो हार्ट तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं 3D बायो प्रिंटिंग में, हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, पर एग्जाम्पल अगर हम एक हार्ट बना रहे हैं तो कहाँ से पल्मोनरी वो आर्टरी निकलेगी, कहाँ से उसका आयोटा निकलेगा, कहाँ से वेसल्स जाएंगी, राइट? बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, हार्ट में। तो वो ये सब कुछ एकदम फाइनेस्ट डिटेल्स कैसे कैसे बनानी है, इसका एक डिजिटल मॉडल बनाया जाता है। अब ये मॉडल हमें तो पता नहीं है, हमें तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे होना चाहिए, तो फिर हम कैसे मॉडल, थोड़ा ना एक शेप हमने देखी, एक फोटो बनी हुई है एक पेज पे और हमने वैसे मॉडल बने, ऐसे थोड़ा होता है, मतलब इट हैज टू बी वेरी वेरी फाइन। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, यानी कि सीटी स्कैन या फिर एमआरआई स्कैन, जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन्स कहते हैं। इन स्कैन्स के द्वारा हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या फिट होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए ये होता है प्री बायो प्रिंटिंग। अब मॉडल बन गया है ना, तो नेक्स्ट स्टेप आता है बायो प्रिंटिंग का। अब बायो प्रिंटिंग में क्या करते हैं, बायो प्रिंटिंग में एक्चुअल प्रिंटिंग प्रोसेस चालू होता है। अगर आप कभी भी एक 3D प्रिंटर को देखेंगे ना, 3D प्रिंटिंग में ऊपर से एक नीचे वो होती है, ट्रे सी होती है, ठीक है? ट्रे के ऊपर एक ऐसा वो सा आता है, जैसे मोल्ड वाली एक चीज आती है जो बार बार लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर इकट्ठा करता रहता है और फिर वो ऑर्गन की शेप बन जाती है, ठीक है? क्योंकि डिजिटली उसके पास रोड मैप है उस ऑलरेडी प्रिंटर के पास। तो फिर जब ये ऐसा होता है तो बायो इंक को भी तो डालना पड़ेगा ना उस प्रिंटर में। जैसे हम एक प्रिंटर की कार्ट्रिज होती है, अगर आपके घरों में प्रिंटर है तो उसमें कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर इंक डलती है, तो वैसे ही बायो इंक को प्लेस किया जाता है प्रिंटर की कार्ट्रिज में, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो डिपोजिशन, जैसे मैंने बताया ना, ऊपर से एक चीज आती है, वो बार बार जो मशीन होती है डिपॉजिट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर डिपॉजिट करती है, फिर ऊपर जाती है, तो वैसे ही डिपोजिशन हो जाती है। फिर जैसे ही लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होती है, फिर अगर हम बात करें फिर वो थिक होता जाता है, पूरा मॉडल बन जाता है। लेकिन अगर हम हर एक लेयर की थिकनेस की बात करें तो वो 0.5 mm या उससे भी कम होता है। देखिए एक रीजन है, इतना थिन लेयर होने का एक रीजन है, क्योंकि अगर आप एक ही साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने, आप समझिए मैंने क्या किया कि आधे मीटर की एक ही लेयर बना दी, तो ऐसा नहीं हो, इसमें कुछ प्रिसाइज तो आएगा ही ना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो हम डाल ही नहीं पाएंगे ना उसमें, क्योंकि जितनी थिन लेयर होगी उतना ही उस थिन लेयर में जो जाना चाहिए, जिस तरह की चीज़ होनी चाहिए, फिर हमने वो डाला। दूसरी थिन लेयर में क्या पता कोई और तरह के टिश्यूज आ रहे हो या फिर कोई और तरह की वेसल्स आ रही हो, फिर हमने उन तरह की चीज़ें डाली, फिर ऐसे ही बहुत ही एक प्रॉपरली बन पाता है। इसलिए हम जो लेयर्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं। फिर थर्ड यानी कि लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है पोस्ट बायो प्रिंटिंग। देखिए पोस्ट बायो प्रिंटिंग में क्या होता है, अब डेपोजिशन हो गई, ठीक है, लेयर बाय लेयर डेपोजिशन हो गई, फिर उसके बाद क्या है कि ये जो अभी भी जो है वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ, थोड़ा सा विस्कस लिक्विड ही फॉर्म में ही है ना, क्योंकि इंक तो लिक्विड है, सूखा नहीं है अभी तक, है ना? तो बन गया, लेकिन उसको सॉलिडिफाई भी तो करना है ताकि वो अपनी शेप को होल्ड कर सके। अगर हम उसको कहीं पे ट्रांसप्लांट करें किसी ह्यूमन की बॉडी में तो अपनी शेप को मेंटेन तो करे, पिघल गया कभी अंदर जाके, अरे कुछ भी हो गया है ना, अपनी शेप ही रिटेन नहीं कर पाया वो लीवर अगर मैंने बनाया फॉर एग्जाम्पल। तो इसी प्रोसेस को, जिससे एक दूसरे में वो जेल कर जाए, ब्लेंड कर जाए सारे सेल्स और सॉलिडिफिकेशन हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस लिंकिंग, ठीक है? और क्रॉस लिंकिंग होती कैसे है, क्रॉस लिंकिंग करवाने के लिए यूवी लाइट के थ्रू पास करना पड़ता है उस मॉडल को, और या फिर हीट उस पर डालनी पड़ती है, ठीक है? तो इन तरह से पूरा सॉलिडिफिकेशन हो जाती है। नाउ वी आर डन विद 3D प्रिंटिंग ऑफ एन ऑर्गन और अ टिश्यू। ओके, अब अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, देखिए एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करना चाहूँगी। आप एग्जाम्पल लीजिए एक कॉस्मेटिक सर्जरी का। देखिए हर साल हम देखते हैं बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं बर्न्स के, डोमेस्टिक वायलेंस के, या बहुत सारे एसिड अटैक्स के भी, राइट? आपको पता है। अब मैं एक बहुत ही एथिकल कॉनोटेशन डिस्कस कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा, उन लोगों को अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम जैसे दिखते हैं वो नॉर्मल नहीं है, हमारे मुंह पे वूंड्स हैं, हमारे हाथों पे वूंड्स हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को अगर एक इमीडिएट रिलीफ दिलवाना हो, मतलब देखिए आधा कॉन्फिडेंस तो एक सर्वाइवर का तभी बूस्ट हो जाता है कि हाँ,
हमें पहले जैसी लाइफ मिल सकती है, पहले जैसे दिख सकते हैं। तो उनके लिए अगर ऐसी कमर्शियल अवेलेबिलिटी हो जाती है इन ऑर्गन्स की, इन टिश्यूज की, स्किन के फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत अच्छा है ना, राइट? कितना इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है उन विक्टिम्स को। आप एक बार इस तरह से सोच के देखिए। और मतलब क्या होगा, देखिए इसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी होना ज़्यादा संभव क्यों है एक 3D प्रिंटेड ऑर्गन की, या फिर एक 3D प्रिंटेड किसी भी स्ट्रक्चर की। जैसे अगर आप, जो मैंने थंबनेल में जो घर दिखाया ना 3D प्रिंटेड जो हाउस है, उसको 4 से 5 दिनों में बनाया जा सकता है, और वैसे घर को एक बनने में 5 महीने लगते हैं, कभी कभी तो बनता रहे तो सालों तक भी बनता रहता है, 1-1.5 साल लग जाता है, राइट? अब देखिए एक रीजन है, जब आप एक ही सार एक इंक को एक इतनी बड़ी मशीन में डाल देंगे, उस इंक में सीमेंट है, सारा मटेरियल है जो भी मिलने के लिए जरूरी है, कॉस्ट कम हो गई। सबसे पहले तो बार बार कुछ कम नहीं पड़ रहा, कुछ ज्यादा नहीं पड़ रहा, एक कट्टा ये लाओ ये का, ऐसा नहीं होता, ठीक है? कॉस्ट कम हो गई। फिर उसके बाद कॉस्ट कम होने के साथ टाइम कम लगा, क्योंकि कारीगरों की जरूरत है ही नहीं, 2-4 जितने वो चाहिए वहां पे वो देखने के लिए, बस वही जो मशीन ऑपरेट करने के लिए, तो वैसे भी कॉस्ट और भी कम हो गई, राइट? फिर उसके बाद अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि बार बार कोई सामान कम ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं हो रही, एक फिक्स है जो हमने सोचा हुआ है वैसे ही हम बना लेंगे, ठीक है? तो जल्दी इसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी इन चीज़ों की इसीलिए जल्दी हो जाती है, और प्रिसाइज भी, क्योंकि आपने सब कुछ एकदम अपना आप उसमें एक पर्सनल टच भी दे सकते हो। और अगर हम इनकी बात करें, बायो मॉडल्स की बात करें, तो MRI स्कैन, CT स्कैन से किया गया, तो प्रिसाइज भी है, ठीक है? फिर अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें, दूसरी एप्लीकेशन की बात करें, तो ये भी मैं एक एथिकल कॉनोटेशन ही इसमें देना चाहूँगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि 3D बायो प्रिंटिंग से होगा, अगर ये एक ऊंचे स्तर तक पहुंच जाती है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होना शुरू हो जाता है ये सारे मॉडल्स, तो सबसे अच्छी बात ये होगी, जो एनिमल पे ट्रायल करना पड़ता है ना हर चीज़ को, जैसे अगर एक वैक्सीन बनाई जा रही है तो कितने सारे बहुत सारे जो माइस होते हैं, बहुत सारे जो चूहे होते हैं, बहुत ही सारे लोग, मतलब ऐसे जो बहुत सारे लोग, उनको मारना पड़ता है, राइट? क्योंकि ऐसा कहना है एक साइंटिफिक कम्युनिटी का, हम लोगों का। अब पता नहीं, मेरा इसमें कोई इशू नहीं है, हम कितने हद तक ठीक है कितने नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर इंसानों को बचाने के लिए अगर थोड़े बहुत जानवरों की जान चली भी जाए तो एक ह्यूमन कम्युनिटी बच जाती है, तो इसमें गलत ही क्या है, ये कहना होता है यूजुअली अगर हम किसी से सवाल पूछते हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं ये सही नहीं लगता। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर एनिमल ट्रायल्स करने की ज़रूरत कम पड़ जाएगी। क्यों कम पड़ जाएगी? क्योंकि आप फिर बनाओ ना, आप मॉडल्स बनाओ, आप हर एक ऑर्गन का एक मॉडल बना लो, ठीक है? आपने हर एक ऑर्गन का एक मॉडल बना लिया, आपने फॉर एग्जांपल लीवर के लिए एक नया वो लेके आया, कोई नई तरह की मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेके आई, ठीक है? अब आप किसी पिग के लीवर पे ट्राई करने के बजाय उसको, है ना, पिग के मोस्टली हम जब हमें लीवर पे ट्रायल्स करने होते हैं तो हम पिग्स यूज करते हैं, राइट? तो आप पिग के लीवर पे ट्राई करने के बजाय क्या करिए, आप लीवर का जो आपने मॉडल बनाया हुआ है, जो इमिटेट किया हुआ है हमारे नेचुरल ऑर्गन को, आप उस पर ट्राई करिए। अगर वो सही रिएक्शन देता है तो ठीक है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल, नहीं तो नहीं सक्सेसफुल। तो इससे क्या होगा, एनिमल ट्रायल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। सो आई थिंक यही मुझे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना था। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कहीं चीज़ों के मोटोज, कहीं इंस्टीट्यूशंस के क्या उनकी विजन है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ऐसा ही एक हम अगर जानते हैं एनसीसी के बारे में, देखिए मोदी जी कल, क्योंकि जब स्पीच दे रहे थे, स्पीच देने के बाद जब जा रहे थे वापस, तो वो एनसीसी के जो बच्चे इकट्ठे हुए थे इंडिया के मैप के शेप में, उनसे बातचीत करने के लिए रुक गए, ठीक है? तो अब हम देखते हैं एनसीसी है क्या। देखिए, एनसीसी की फुल फॉर्म आपको पता है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, जहाँ पे कैडेट का मतलब अगर मैं बताऊँ आपको, तो कैडेट कोई भी एक यंग ऑफिसर होता है जो ऑफिसर बनने से पहले की ट्रेनिंग पे होता है, ठीक है? कोई भी एक यंग ऐसा इंसान। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स को फॉर्म किया गया था, यानी कि इन्हें एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। किनकी रिकमेंडेशन पे? HN कुंजरू कमेटी की रिकमेंडेशन पे। देखिए, ये जो HN कुंजरू यानी KUNZRU, ये जो कमेटी है, ये 1946 की एक कमेटी है जिसको कहा ही एनसीसी कमेटी जाता है, ठीक है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स कमेटी। अगर मैं HN कुंजरू की बात करूं, अगर आप इन्हें जानते हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटी से वाकिफ है तो आपको पता है, जो HN कुंजरू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में भी काफ़ी मदद की है, और ये काफ़ी कमिटीज़ के पार्ट थे और चेयर थे।
ठीक है। तो इनकी रिकमेंडेशन पे फॉर्म किया गया था एनसीसी। और इसकी अगर हम देखेंगे इसकी रूट्स क्या है, एनसीसी की रूट्स क्या है, ये एक ब्रिटिश एरा जो यूनिफॉर्म्ड यूथ एंटिटीज होती थी जिन्हें यूनिवर्सिटी कॉर्प्स कहते थे वो लोग, ये उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने अडॉप्ट किया है ये इंस्टीट्यूशन। तो ये जो यूनिवर्सिटी कॉर्प्स होते थे यानी कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को जब भर्ती किया जाता था, तो ये ब्रिटिशर्स ने क्यों किया था? देखिए, ब्रिटिशर्स ने एक वो लेके आए थे इंडियन डिफेंस एक्ट ऑफ 1917। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ये बहुत बदनाम एक्ट है, अगर आप हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि ये एशियन इंडियंस के अगेंस्ट यूज करने के लिए लाया गया था ये एक्ट। कोई भी अगर इनके अगेंस्ट कुछ भी बोलता था तो इस एक्ट के तहत, कि एक इमरजेंसी एक्ट था, तो इस एक्ट के तहत एकदम आर्मी डिसीजन, आर्मी स्टेप्स लिए जाते थे लोगों के, सिविलियंस के खिलाफ। तो ये वही एक्ट है। तो उस टाइम पे क्या था ना, एक्चुअली काफ़ी शॉर्टेज थी पर्सोनल की इंडियन आर्मी में उस टाइम के। तो इसीलिए उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रेरित किया था कि ठीक है, आप ये अपने हाथों में उठाइए, ये जिम्मा लीजिए। और फिर यूनिवर्सिटी कॉर्प्स का आइडिया आया था। तो फिर जब हम भारत आज़ाद हो गया, तो भारत आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, फिर हमने ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया 1948 में कुंजरू कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने एनसीसी बनाया। एनसीसी को फिर एक्सपैंड कर दिया गया, कब? 1949 में, एक साल बाद ही। क्यों एक्सपैंड करके एक इंक्लूड और किया गया गर्ल्स डिवीजन को, ठीक है, ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले विमेन जो विलिंग है कंट्री के डिफेंसेस को लेके, मतलब उसमें इंक्लूड होने के लेके 1949 में गर्ल्स डिवीजन बना। ठीक है। तो अगर हम इसकी करंट स्ट्रेंथ की बात करें एनसीसी की, तो इट हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 14 लाख कैडेट्स फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स। ओके। तो एनसीसी अगर हम बात करें ना, इट इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। और ये एनरोल करता है कैडेट्स को। देखिए, मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे होंगे, मतलब बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, वो अपने शायद पहले के टाइम पे एनसीसी उन्होंने ज्वाइन भी किया होगा, राइट? तो एनसीसी में दो विंग्स होते हैं, राइट? एक होता है जूनियर विंग, एक होता है सीनियर विंग। जूनियर विंग में कौन से कब से कब तक के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं? 9th to 12th क्लास के, हाई स्कूल लेवल के, है ना? और सीनियर विंग की बात करें तो सीनियर विंग में 12th के बाद, यानी कि जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं वो ज्वाइन करते हैं एनसीसी का सीनियर विंग। ठीक है। तो फिर बस वही, और ये फिर जब कंप्लीट कर लेते हैं अपने वेरियस फेजेस को, फिर उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं। और क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी किस चीज़ की जाती है? तो एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है बहुत सारे स्तरों पे। कुछ कुछ एकेडमिक करिकुलम के भी बेसिक्स दिए जाते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस और उनकी फंक्शनिंग के बारे में बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, ताकि एक बेयर मिनिमम उनको ट्रेनिंग दी जा सके और एक माइंडसेट वैसा बन सके। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, आप प्लीज़ मेरी इस बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं एम्फोसाइज नहीं कर सकती, कि एनसीसी का जो मोटो है ना, वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। ठीक है। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। लेकिन जब एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बैठी थी 1978 में इसका मोटो डिसाइड करने के लिए, तो काफ़ी रिकमेंडेशंस दी गई थी। किसी ने बोला कि ड्यूटी एंड डिसिप्लिन रखिए, किसी ने बोला यूनिटी एंड ड्यूटी रखिए, फिर किसी ने बोला यूनिटी एंड डिसिप्लिन रखिए। तो फाइनली इसको यूनिटी एंड डिसिप्लिन रखा गया। अगर आपके पास ऑप्शन आए, बहुत सारे लोग आज भी समझते हैं, मैंने कितने लोगों से ऐसे ही पूछा हुआ है आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आपको क्या लगता है कि क्या है, तो मोस्टली लोगों ने मुझे ड्यूटी एंड डिसिप्लिन आंसर दिया, जो आंसर नहीं है। ये एक रिकमेंडेशन थी, लेकिन एक्चुअल में उनका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके। आपको कंफ्यूज करने के लिए ड्यूटी एंड डिसिप्लिन ऐसा दिया जा सकता है, तो आप इस चीज़ को लेके काफ़ी अलर्ट रहिएगा। लेकिन अब बात आती है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर इनका कंट्रोल होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इनका दे फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये रिलीफ एफर्ट्स बहुत, जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में, अगर हम पैंडेमिक की बात करें तो एक्सरसाइज योगदान, जो कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान 60,000 से ज़्यादा एनसीसी कैडेट्स ने खुद की डिप्लॉयमेंट करवाई थी वॉलेंटरली, ताकि वो रिलीफ वर्क में, ताकि डिस्ट्रिक्ट और मैजिस्ट्रेट्स और स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके रिलीफ वर्क्स में अपना योगदान दे सकें। सो ये एक्सरसाइज योगदान तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ओके। तो अब हम पढ़ते हैं बाकी आर्टिकल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया गिफ्ट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका।
ठीक है, तो इंडिया ने गिफ्ट किया है। देखिए श्रीलंका पिछले 2-4 सालों से ये मांग रहा है कि हमें भी डॉर्नियर 288, अगर आपको पता होगा, जिसे हम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसे यहीं इंडिजिनसली भारत में ही बनाया है, इसीलिए हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। तो हमने रणिल विक्रम सिंह जी, यानी कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है, उनको अब हमने ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फाइनली गिफ्ट किया है। और बस यही मैं आपको बताना चाहूँगी। और मैं आपको अगर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो ये आपको पता है कि एक 7 सीटर ये एक एयरक्राफ्ट है जो बहुत सारे ही मल्टाई ऑप्शंस को है, मतलब वो कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। जैसे ये पैसेज, जो पैसेंजर वो है एयरक्राफ्ट की तरह, उसकी तरह भी एक्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो उड़े देश का आम नागरिक, आपको अगर उड़ान स्कीम के बारे में पता है, तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को वहां भी डिप्लॉय किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को कनेक्टिविटी उनका बढ़ाने के लिए छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बहुत कुछ कर सकता है, रिलीफ वर्क कैरी आउट कर सकता है। अगर बाई चांस क्लाउड सीडिंग करनी हो, क्लाउड सीडिंग आपको पता है क्या होता है, जिससे बारिश लेके आ सकते हैं, उसके अंदर जो एल्यूमिनियम और वो सिल्वर जो फीडिंग करनी होती है क्लाउड के अंदर, जिससे आप समझ गए ना क्या होता है क्लाउड सीडिंग, जिससे बारिश आ सके आर्टिफिशियली, अगर कहीं पे सूखा पड़ा है तो हम ये कर सकते हैं इंश्योर। तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एक बहुत ही मल्टी फंक्शनल एयरक्राफ्ट है दैट वे। ओके, चाइना अनाउंसेस न्यू मिलिट्री ड्रिल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए आपको, अगर अभी तक मैंने रोज डिस्कस कर रही हूँ जब भी इसके बारे में कुछ आ रहा है, तो अभी तक अगर आप सिचुएशन कैसे इवॉल्व हुई है आपको पता है। पहले नैन्सी पेलोसी जी गई वहाँ पे, उन्होंने विजिट किया, जो यूएस के हाउस की स्पीकर हैं, ठीक है। फिर उन्होंने जब वहाँ पे विजिट किया, तो फिर चाइना ऑलरेडी वॉर्न कर रहा था अगर ऐसा हुआ तो वन चाइना पॉलिसी, जो कि यानी कि तिब्बत भी उनका है, ताइवान भी उनका है, हांगकांग भी उनका है, और उनके इंटीग्रल पार्ट्स में इंटरफेयर ना किया जाए। अगर ऐसा हुआ कि एक हाई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे विजिट करेगी, तो हमारे तरफ से अच्छा नहीं होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। फिर चाइना ने बहुत सारी मिलिट्री ड्रिल्स वहाँ उसके आसपास ताइवान स्ट्रेट में करनी शुरू कर दी, 6 प्रोविंसेस उसके आसपास, 6 रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री तैनात कर दी, बहुत कुछ किया वहाँ पे, टेस्ट भी किया, मिलिट्री टेस्ट। और फिर ताइवान ने भी थोड़ा सा रिटेलिएट किया, उन्होंने भी बहुत सारी ड्रिल्स वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। फिर फाइनली थोड़ा सा उसको वो कर दिया, कूल डाउन कर दिया, मतलब ठीक है अब सब बैठ गए अपनी अपनी जगह, फिर वो बंद हो गया 1-2 दिन पहले। लेकिन फिर अब क्या हुआ, फिर कल क्या चले गए, वहाँ पे चले गए यूएस की एक और डेलीगेशन चली गई, 5 मेंबर डेलीगेशन यूएस के कांग्रेस की। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड, उन्होंने वहाँ पे ये जाके कहा कि हम ये हमारी जो विजिट है वो ये दिखाती है कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में खड़े हैं ताइवान के, और हम नहीं डरते चाइना के ऐसी अजीब सी वार्निंग्स से, और ये सब मतलब उन्होंने बोला। बट this is useless. If I have to say one word, this is useless, because US से कभी भी बस लड़ाई करवा देगा आपस में, वहाँ के ताइवान के लोगों को बहुत ही हानि होगी अगर कल को इन्वेजन हो जाता है, जैसा कि आज यूक्रेन में हो रहा है। ये लोग बस बोलते रह जाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, वेस्टर्न कंट्रीज बस यही करती रह जाएगी, कोई इनका साथ नहीं देगा। तो ऐसा कर करके मुझे ऐसा लगता है कि इसको और इन्फ्यूरिएट किया जा रहा है। अब ये यूएस की डेलीगेशन वहाँ चली गई है, चाइना ने और न्यू मिलिट्री ड्रिल्स वहाँ पे अनाउंस कर दी हैं कि अब वो अंडरटेक करेंगे। तो लेट्स सी हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू इवॉल्व फर्दर। अगर कुछ होगा तो मैं डिटेल में फिर से आपको एक बारी ताइवानीज इशू पूरा समझाऊंगी, जो मैं अभी तक शायद 2-3 बार ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इंडिया का स्टैंड, चाइना का स्टैंड, हर चीज़ समझा चुकी हूँ कि क्या है एक्चुअल इशू ताइवान का। ओके, तो ऑन्ग सैन सू की को अब सेंटेंस कर दिया गया है 6 और सालों के लिए जेल में ऑन ग्राफ्ट चार्जेस। देखिए जब मिलिट्री कू वहाँ पे हुआ था फरवरी में, 2021 फरवरी में जब मिलिट्री कू हुआ था, तो फिर उन पे जब ऐसे ट्रायल्स चलाए गए, कैंगरू ट्रायल्स चलाए गए। कैंगरू ट्रायल्स को मैंने बहुत बारी आपको बताया, कैंगरू भी जैसे कैंगरू जंप करता है ना, तो वो एक एक लीप लेता है, एक जंप में इतनी दूर पहुंच गया, दूसरे जंप में और दूर पहुंच गया, है ना। तो दिस इज हाउ कैंगरू वॉक्स और जंप्स और लीप्स। तो वैसे ही जब कोई भी कोर्ट कैंगरू कोर्ट के रूप में वर्क कर रहा होता है, वो क्या करता है, पहले दिन कहते हैं कि आज हमको आप पे शक है कि आप करप्ट हो, दूसरे दिन वो कहेंगे कि आप दोषी करार हो गए, तीसरे दिन वो कहेंगे कि ठीक है आपको पूरी जिंदगी के लिए सजा मिल गई, 3 दिन में बस केस उठा खत्म हो गया बस। ऐसे ही इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे कैंगरू कोर्ट्स चलाए गए हैं, और ऑन्ग सैन सू की को ऑलरेडी 11 साल की सजा मिली हुई है। व्हेन आई थिंक अबाउट ऑन्ग सैन सू की, अब 6 साल की और मिल गई है कि वो करप्शन चार्जेस उन पे हैं, ऐसा मिलिट्री वहाँ की ये कहती है, जनता ये कहती है, मिलिट्री जनता मतलब वो जनता वाली जनता नहीं, जनता दूसरी मिलिट्री वाली जनता, वो ये कहती है।
और when I think about Aung San Suu Kyi, जब हम छोटे होते थे और हम पढ़ते थे Aung San Suu Kyi के बारे में अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक में, सिविक्स कहते थे या जो भी आप लोग कहते थे, तो उसमें हम पढ़ते थे कि इन्होंने म्यांमार को मिलिट्री से वो करवाने के लिए कितने साल जेल में काटे, फिर कितने साल जेल में काटने के बाद शायद 4-5 साल या पता नहीं 6-7 साल ये बाहर आई, फिर उन्होंने एक सेमी डेमोक्रेसी वहाँ पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश की म्यांमार में 2015 वगैरह के आसपास, फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिला अभी पीछे रिसेंटली 2019 आई थिंक। फिर उसके बाद ये फिर जेल में आए, अब ये ऑलरेडी शायद 80s में है अपनी, अब पूरी जिंदगी रहेंगी जेल में ही चली गई। सो व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है वहाँ पे, इट इज इनसेन, इट इज इनह्यूमेन। ओके, तालिबान रिमार्क्स टर्बुलेंट फर्स्ट ईयर इन पावर। ओके, तो आपको पता है 15 अगस्त के पिछले साल पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, जब जैसे ही अफगानिस्तान में से यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ था, तो बस इन्होंने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट करने के लिए मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या किया, ये गए वहाँ पे अपनी जो यूएस की एम्बेसी है काबुल में, बिल्कुल उसके साथ जाके अपना इन्होंने बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेशन की कि देखिए हम जीत गए, हमारी 1 साल विक्ट्री, एक सुपर पावर के अगेंस्ट हमने जीत हासिल कर ली। सो this is exactly how they celebrated their kind of independence they got from the western power. Okay, submarine deal is unrealistic, रशिया। अब देखिए रशिया का क्या कहना है आपको मैं बता दूं, चलो मैं पहले एक कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ इसकी। Russia, which has pulled out of the Indian Navy's tender for construction of 6 advanced submarines under Project 75I, has informed India that it cannot meet the terms and conditions for the 40,000 crore project. देखिए आपको अगर पता होगा प्रोजेक्ट 75I, आई मतलब इंडिया, P75I में जो आई है वो इंडिया है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसे which actually envisages indigenous construction of submarines equipped with the state of the art air independent propulsion system, और इसकी estimated cost around ₹43,000 है, 43,000 करोड़। ठीक है, तो इसे अप्रूव किया गया था 2007 में। आपको अगर थोड़ा सा पता होगा कि फ्रांस ने अपने जितनी भी कमिटमेंट्स थी इसमें पूरी कर दी और उन्होंने विड्रॉ कर लिया फाइनली, पुल आउट इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर दी थी। ठीक है, तो 2007 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेवीज 30-year प्लान फॉर इंडिजिनस सबमरीन कंस्ट्रक्शन। एंड ये एक पहला ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है जिससे क्या होगा, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एनहांस होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं दे जॉइंट हैंड्स विद लीडिंग फॉरेन डिफेंस मेजर्स। जैसे अभी रशिया का हम देख रहे हैं, हमने रशिया से भी ऐसे ही टेंडर साइन करने की बात की थी कि वो जो उनके वहाँ के फॉरेन डिफेंस मेजर्स हैं वो आए, हाथ मिलाएं और यहाँ पे आए ना चाहे लेकिन आप टेक्नोलॉजी सिखा दें, सब कुछ सिखा दें ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, मेक इन इंडिया प्रमोट हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस, जो मिलिट्री इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। तो इस पार्टनरशिप मॉडल में जैसे मैंने बताया ना, वही ऐसी होती है, पार्टिसिपेशन होती है एक प्राइवेट इंडियन फर्म की और एक फॉरेन OEM की। OEM आपको पता होना बहुत जरूरी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो वही ये फॉरेन होते हैं, ऑब्वियसली फॉरेन होते हैं OEMs। तो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया डिफेंस प्रमोट होगी। अब देखिए प्रोजेक्ट 75 के बारे में ना आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें 6 है, ये आपको बिल्कुल रट्टा होना चाहिए कि 6 इसमें कौन सी सबमरीन्स हैं, जो 6 क्लास ऑफ सबमरीन्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो इसकी 6th वाली थी वो अभी बिल्कुल ही रिसेंटली वो कमीशन हुई है शायद। अब मैं आपको बताती हूँ INS कालवरी, और मैं ऑर्डर में बता रही हूँ 1st से लेके 6th तक। ठीक है, INS कालवरी, INS खंडेरी, INS करांग, INS वेला, INS वगीर एंड INS वगशीर। अब देखिए रशिया ने क्यों पुल आउट किया है, रशिया ने क्यों डिक्लाइन कर दिया, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ना जो हमारी टाइमलाइन है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इतने में पूरा करना ही करना है वरना पेनल्टी लगेगी, इतना ही बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं। तो वो रशिया का कहना है कि बहुत ही अनरियलिस्टिक है, इतना जल्दी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, देयर आर गोइंग टू बी डिफिकल्टीज इन्वॉल्व एंड वी ऑन आवर पार्ट वी कैन नॉट टेक ऑन दिस मच हेडेक, हमारी कंपनीज इतना वो नहीं कर सकती। तो आप वी आर सॉरी अबाउट इट, बस यही कहा है रशिया ने। और वही अगर आपको पता होगा राजनाथ सिंह जी
ने डेडलाइन ऐसे टेंडर के लिए, मतलब ताकि और भी कंट्रीज अपना प्रपोजल भेज सकें अगर वो इंटरेस्टेड है हमारी स्कीम में, तो उन्होंने पहले जून तक का था, जून 30 तक का इस साल के, लेकिन अब दिसंबर एंड तक का उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही है, हमारी जो टाइमलाइंस हैं, डेडलाइंस हैं, वो सच में बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वर्ल्ड लीडर्स विश इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे। इट्स एन इमेंस डिलाइट टू आवर हार्ट, क्योंकि इंडिया की जो आज प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, इट इज कमेंडेबल। ऐसा ही हमारे जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी कहा इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड स्टेज इज राइटफुली अर्नड, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल कमाई है ये स्टेज, ये प्लेस इस पूरे वर्ल्ड स्टेज पे। ऐसे ही जो बाइडन जी हैं, यानी कि जो बाइडन जी यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी काफी तारीफ की है इंडियन डेमोक्रेसी, जिसे गाइड करती है महात्मा गांधी के वो मैसेज जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस को हमेशा प्रोपोगेट करते थे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि एंथनी एल्बनीज ने ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, कि उन्होंने जब जो इंडियंस को कॉल दी थी ट्रीस्ट विद डेस्टिनी वाली 1947, अगर आपने कभी वो स्पीच नहीं पढ़ी ना, आई वुड रेकमेंड आप प्लीज आइए, आप वो सुनिए, पढ़िए वो स्पीच जो नेहरू जी ने बोली थी। इट्स ब्यूटिफुल, मतलब ये कॉल देना कि हम आज जागे हैं लेकिन हमारी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती, वी हैव टू वर्क, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक्चुअल में कितना डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सुनिए, अगर आपको कभी मन करे तो प्लीज सुनिए। तो उसी की तारीफ करते हुए इन्होंने ये बोला। और फ्रेंच प्रेसिडेंट और इमैनुअल मैक्रोन, जैसे आपको पता है, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉन्ग्रेचुलेशन भेजी। इनफैक्ट शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इमैनुअल मैक्रोन ने ये भी कहा था कि काउंट ऑन फ्रांस इफ इंडिया एवर नीड्स अस, मतलब ऐसा कुछ कहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। श्रीनगर टू गेट गौरव स्तंभ, मनोज सिन्हा जी आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस टाइम पे श्रीनगर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जितने भी हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है हमारे देश को डिफेंड करते करते, मतलब जो जम्मू कश्मीर के हैं लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, आपको पता नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस में से 125 गैलेंट्री मेडल्स मिले हैं इस साल। तो इसी चीज़ पे गर्व व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा है कि हम उन्हीं की याद में और बहुत सारे और जितने भी आज तक जिन्होंने जान गंवाई है, तो हम गौरव स्तंभ यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे ताकि यहाँ के लोग और ज़्यादा इंस्पायर हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, वैसे मैंने गैलेंट्री अवार्ड्स को और मेडल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल। अगर इन केस आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखिए, और अगर अभी थोड़ा टाइम बचेगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई इन केस, तो मैं एंड में भी दोबारा आज गैलेंट्री मेडल्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ओके, अगर मेरे पास टाइम बचा तो आई कैन नॉट लाइक इंश्योर कि होगा ही होगा ऐसा, बट लेट्स सी। अब देखिए, सलमान रुश्दी जी के बारे में मैं पिछले 2-4 दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि उनको नेक पे स्टैब किया गया था। वो एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी पे एक स्पीच देने गए थे, तो जैसे ही वो स्टेज पे चढ़ने वाले थे 5 सेकंड के अंदर आके एक इंसान आया, उनको बहुत ज़्यादा पंच किया और बहुत ज़्यादा गले पे मारा, और जिस वजह से वो बिल्कुल नीचे गिर गए अनकॉन्शियस होके। और जैसे ही वो नीचे गिरे, वो एकदम खूनम खून थे, तो क्या हुआ, एक झुंड ने आके आसपास वाले जो लोग थे उनकी टांगे बिल्कुल ऊपर की तरफ कर ली, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड है ना वो हार्ट की तरफ फ्लो करेगा, हार्ट पंप करता रहेगा, रुकेगा नहीं, आपके मरने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सलमान रुश्दी जी अब वेंटिलेटर पे तो है, लेकिन ही इज रिकवरिंग वेरी फास्ट एज फार एज आई हैव बीन फॉलोइंग दिस इशू। ठीक है, तो सलमान रुश्दी जी लेकिन है कौन? सलमान रुश्दी जी के बारे में आपको पता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी बोला कि वी स्टैंड बाय हिज साइड मोर देन एवर बिफोर, क्योंकि वो बारबेरियनिज्म के अगेंस्ट खड़े हुए। स्टैनली जॉनी यानी कि द हिंदू में जो एक एडिटर है, या द हिंदू में जो राइटर लिखते हैं बहुत बारी, उन्होंने भी, स्टैनली जॉनी ने ये कहा 1990, देखिए उनकी ना एक बुक थी द सैटेनिक वर्सेस 1988 में लिखी थी। तो ऐसा बहुत सारी कंट्रीज का कहना है, जैसे ईरान ने तो इनफैक्ट फतवा भी कसा हुआ है उनके अगेंस्ट। उनका ये कहना है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो उनको और एक गलत इमेज में प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बता सकती क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है भी नहीं, बट यू मस्ट नो इतना ही। तो फिर जब क्या हुआ, ये बुक आई तो 1991 में जो इस बुक के जापानीज ट्रांसलेटर थे उनको मार दिया, 1991 में ही फिर इटालियन ट्रांसलेटर को भी मार दिया, 1993 में नॉर्वेजियन पब्लिशर को मार दिया इस बुक के। अब फाइनली अटैक हुआ है इन पे खुद पे। ठीक है, अटैक्स तो बहुत सारे होते रहे, इसलिए इनके पास एक सिक्योरिटी भी बहुत हाई लेवल की तैनात रहती थी इनके आसपास। लेकिन देखिए, ये इशू इतना बड़ा है
कि मतलब ये वैसे है कहाँ के, ही इज एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट। ओके, तो इनका जो जन्म हुआ था वो ब्रिटिश एरा के बॉम्बे वाले में हुआ था जगह पे। और बस यही देखिए, ईरान ने क्या कहा है ना, ईरान ने कहा है कि जो इन्होंने अपनी वो सैटेनिक वर्सेस में जो जो लिखा था, इट वाज ब्लास्फेमस अगेंस्ट इस्लाम। अब देखिए ब्लास्फेमी क्या होता है, और इनफैक्ट सो मच सो इतना ज़्यादा बड़ा इशू था कि ईरान और यूके दोनों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ब्रेक ही कर दिया था रुश्दी की कंट्रोवर्सी के ऊपर। सो इट वाज सच एन इशू एट दैट टाइम, जस्ट थिंक अबाउट इट। और इतने ज़्यादा जो उनकी गर्दन काट के लाएगा उसके लिए पैसे मिलने का, ऐसे ऐसे भी दावे किए गए थे उस टाइम पे। तो ईरान स्पेशली इसको ब्लास्फेमस कहता है। तो ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी इज एन एक्ट ऑफ इंसल्टिंग, शोइंग कंटेम्प्ट और लैक ऑफ रेवरेंस फॉर गॉड और अ पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब या तो आप इंसल्ट कर रहे हो बोल के, लिख के, कोई नाटक करके, या फिर किसी भी तरह से गा के, सिंगिंग करके, किसी भी तरह से अगर आप इंसल्ट कर रहे हो किसी के रिलीजन की, या फिर आप गॉड को रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, तो आप ब्लास्फेमी के अंदर चार्ज किए जाते हो। ठीक है, तो ये ईरान ने कहा था। अब देखिए ईरान ने ऐसा बहुत ही, ईरान में भी बड़ा कुछ चल रहा है, मैंने कल भी डिस्कस किया था। ईरान के कुछ लोग बहुत ही वरीड हैं क्योंकि सबका यही कहना है कि ईरान का हाथ है इसके पीछे, जबकि ईरान ने ये मना कर दिया कि इसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है, हमने नहीं मरवाया सलमान रुश्दी जी को। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी जस्टिफाई कर दिया, लेकिन जो उन पर अटैक हुआ है ना वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि जो इनके साथ हुआ है वो उन्होंने खुद ही ने अपने ऊपर ये चीज़ ली है, खुद ही वो डिजर्व करते थे जो उनके साथ हुआ है, ये बोल दिया एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सपोर्टर्स, सो दे हैव ओनली डन दिस। मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, उन्हीं की वजह से उनके साथ ऐसा ईरान का कहना है। ठीक है, तो बस यही, आई थिंक यही आपको पता नहीं। हाँ, ईरान में कुछ लोग वरीड हैं बहुत ज़्यादा कि ईरान का हाथ, क्योंकि यूएस वगैरह, देखिए न्यूक्लियर डील जो है 2015 की, जो मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, मैं आपको अभी तो मुझे याद नहीं है किस वीडियो में। तो न्यूक्लियर डील पे जो दोबारा रिवाइव करने की बातचीत चल रही है, जिन्हें हम वियना टॉक्स कहते हैं, जो ऑस्ट्रिया में कंडक्ट की जा रही है, ऑस्ट्रिया, वियना इज ऑस्ट्रिया की कैपिटल ओनली। तो वहाँ पे अब देखिए क्या होगा ना, अगर वो डील दोबारा से रिवाइव हो गई तो ईरान जो ऑलरेडी इतने सालों से रिसेशन में है, इतनी भारी इन्फ्लेशन है वहाँ पे, कि अगर वहाँ पे आपको 1 किलो आटा भी खरीदना जाना है तो फिर उस आटे के लिए भी आपको इतने सारे बंडल ऑफ नोट्स लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा, इतनी महंगाई है वहाँ पे कि करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो चुकी है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची। ठीक है, जंक करेंसी बन चुकी है, अगर आपको पता हो जिसे कहते हैं। तो इन सारी अगर दिक्कतों से अगर वो न्यूक्लियर डील दोबारा रिवाइव हो जाती है तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, जिन पे सैंक्शंस लगी हुई है, वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो दोबारा होने शुरू हो जाएंगे, फिर उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अब लोग डरते हैं क्योंकि ईरान के अगर, क्योंकि इसमें हाथ वो हो गया है, तो जो बाइडन कभी ऐसे सैंक्शंस हटाए ना कभी ईरान के अगेंस्ट, तो इसलिए कई लोग वरीड भी हैं, एंड राइटली सो। ओके, now let's discuss Indian Express के news editorials, very 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 important. Okay, diplomacy for विकसित भारत। अब देखते हैं डॉक्टर सी राजा मोहन का क्या कहना है। देखिए एक नया एम्बिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल आउटलाइन किया है अपनी स्पीच में, कि इंडिया बनेगी एक डेवलप्ड कंट्री, जिसे कि विकसित भारत कहा गया है 2047 तक। ठीक है, 2047, जब हमें क्या हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे। फिर लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ये इट विल डिमांड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशन एज वेल। यू कैन नॉट अचीव इट ओनली बाय चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ आवर्स। तो आर डिप्लोमेटिक कोर्स जो अभी तक ट्रैप हुआ है, हमारा जो डिप्लोमेसी है, देखिए आपको पता है फॉरेन पॉलिसी क्या होता है। सबसे पहले तो एक बहुत बेसिक चीज़ है, फॉरेन पॉलिसी ना एक तरह ऑफ लाइन ऑफ थॉट है, जिस डायरेक्शन में हमारे जो हर कंट्री के साथ रिश्ते हैं वो अफेक्ट होते हैं, शेप होते हैं। जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत सारी चीज़ों ने इंस्पायर किया है आज तक, जैसे महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसीलिए हमने जो बाकी कंट्रीज थी जो अभी भी कोलोनाइज थी हमारी आज़ादी के बाद भी, हमने उनको हेल्प किया डी कोलोनाइजेशन में। तो ये कुछ हमारा एक लाइन ऑफ थॉट है इंडिया का बहुत क्लियर, कि हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव जो बाकी कंट्रीज में किया जाता है, हम नहीं इसको बर्दाश्त करते, हम ऐसे लाइन ऑफ थॉट को सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है, इन तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फॉरेन पॉलिसी वो होती है। ठीक है, तो हमारी लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है थोड़ी सी क्या कह सकती हूँ, एक स्टैगनेटेड उसमें ट्रैप्ड है, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी
एक वीक कंट्री वाली हुआ करती थी 75 ईयर्स अगो, और कहीं ना कहीं आज भी एक वीक कंट्री ही हम खुद को देखते हैं। तो हमें खुद को ही जो हम वीक देखते हैं वो देखना बंद करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि हमारे कुछ फियर्स हैं, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं बचे हैं अभी, है ना, डेवलप्ड नहीं बने हैं अभी। तो डेवलपिंग नेशन को ऑब्वियसली कुछ कुछ थोड़ी सी फियर्स होते हैं अपनी डिप्लोमेसी को लेके, तो वो जायज़ है। लेकिन अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमारे को खुद को ऐसा वीक देखना कि हम डेवलपिंग है तो यार रुक जाते हैं, कोई हमें फेवर करना बंद कर देगा, यूएसए हम पे सैंक्शंस लगा देगा, कार्डसा लगा देगा, या कुछ भी, इससे बाहर निकलना चाहिए। हम खुद को जब प्रोजेक्ट बड़ा नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम पढ़ते हैं पूरा। ऑलराइट, चेंजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम बॉटम अप टू द स्केप। ओके, अब देखिए जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का नेचर है, जैसे कि जैसे वो चेंज हो रहा है वैसे ही एक्सटर्नल कंडीशंस, जैसे यूक्रेनियन वॉर, आज रशिया और चाइना दोस्त बन गए हैं जो पहले दुश्मन हुआ करते थे, जो यूएस और पाकिस्तान दुश्मन हुआ करते थे आज यूएस और इंडिया फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तान को पूछता भी नहीं यूएसए। आप एक्सटर्नल कंडीशंस देखिए चेंज किस स्तर पे हो रही है ना। बीआरआई बनने लग पड़ा है, श्रीलंका हमें पसंद नहीं करता, इतनी मदद हम करते हैं, पता नहीं क्यों हमारे तब भी एक्सटर्नल कंडीशंस को, सिक्योरिटी कंसर्न्स को नहीं देखता, एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, न्यू रीजनल चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, जैसे वेस्ट एशिया में नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तालिबान आ गया, फिर हमारे यहाँ पे साउथ एशिया में चैलेंज है कि हमारे जो चाइना घुसता जा रहा है, श्रीलंका में, भूटान में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल पावर हायरार्की है वो भी चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। कैसे? क्योंकि ग्लोबल पावर हायरार्की में यूएसए नंबर 1 पे होता था, ठीक है, अब कौन आ रहा है, धीरे 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 ओवरटेक कौन कर रहा है, चाइना करने वाला है, ठीक है। तो ग्लोबल ग्लोबल पावर हायरार्की भी चेंज हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इट डिमांड्स न्यू फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजीज ऑन इंडियाज पार्ट एज वेल। ओके, और इस आर्टिकल का ये कहना है कि इंडिया इज वेल ऑन इट्स वे टू बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। यही बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि हम बहुत ही जल्दी नंबर 1 पे अगर चाइना होगा, नंबर 2 पे यूएसए आ जाएगा, और नंबर 3 पे आ जाएगा इंडिया, ठीक है। तो हम ऐसा बहुत जल्दी बनने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इस एडिटोरियल का ये कहना है, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन मेक इट अ डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन आप इकोनॉमिकली नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 बनने पे डेवलप्ड नेशन नहीं बन जाते। बहुत सारे टास्क और भी अंडरटेक करने पड़ते हैं, जैसे आपको डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको सोशल जस्टिस प्रमोट करना पड़ेगा, इंटरनल यूनिटी प्रमोट करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, नहीं जैसे एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, स्पेशली अगर हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी आज भी है, अगर 40% से ज़्यादा 45% से ज़्यादा हमारी जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो आप फिर मॉडर्नाइजेशन करिए, मैकेनाइजेशन करिए उस चीज़ का। रेजिलियंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, रेजिलियंट मतलब होता है कि अनबायस्ड, उसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हर चीज़ हो, मीडिया हो, वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, जैसे मैंने कल एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, तो उसमें लिखा था कि जो हमें चाइना से सीखना चाहिए वो ये है कि चाइना अपनी ह्यूमन कैपिटल को मतलब बहुत फॉर्म करता है, वो अपनी जीडीपी का 2.1% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चता है। इंडिया इज एट मीडियर सिचुएशन, मतलब हम एकदम नेग्लिजिबल अपना पोर्शन देते हैं जीडीपी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो ऐसे कैसे ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी, हम कैसे एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे प्रॉपरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो हमें ये सब करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, द फर्स्ट, अब देखिए इन्होंने कुछ कुछ फॉरेन पॉलिसी में जो नीड्स हैं वो बताई हैं, क्या क्या है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज द नीड टू ओवरकम द रेजिडुअल। ओके, सबसे पहली जो नीड है हमारी फॉरेन पॉलिसी की चेंज होने की वो ये है कि जो आज भी हम पार्टीशन की लेगेसी में कहीं ना कहीं उसके जो रेमिनेंट्स है रह गए हैं हमारे दिमागों में, हम उसमें फंसे हुए हैं। जो वो पीछे जो पार्टीशन वाली जो लेगेसी है, वो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और हमारे बीच में इतनी जो छोड़ के गई हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारी जियो पोलिटिकल पोजिशन है वो अंडरमाइन ना हो। जितना भी, अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर यानी कि पाकिस्तान वाली ही बात कर रही हूँ मैं, तो उसको अगर हम देखें तो आज तक जितने भी सक्सेसिव पीएम्स रहे हैं पिछले 30 सालों में, सब ने कोशिश की है कि पाकिस्तान से कोई हल निकल आए, इंक्लूडिंग द मोदी गवर्नमेंट, है ना। जैसे कि आपने देखा कि सीज फायर अग्रीमेंट को हमने दोबारा से अब वो कर दिया पिछले साल ही कि हम ठीक है इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, दोनों कंट्रीज ने मिलकर, मिलिट्री ने, जैसे वहाँ के बाजवा जी ने और यहाँ के हमारे जो अजीत डोभाल जी है उन्होंने आपस में बातचीत की। तो वैसे ही बहुत सारे और भी
लेकिन क्या है ना, पाकिस्तान को रेडी करवाना बहुत ज़रूरी है एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप के लिए इंडिया के साथ, जो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान अभी एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में है। उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बर्बाद है कि अगले 3-4 महीने के लिए, अभी अगर आप थोड़ी सी न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ये डिस्कस किया था कि अगले 3-4 महीने के लिए तो वो अपनी इम्पोर्ट्स उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिए हैं। वहाँ के जो फिनेंस मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि इंपोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास पे करने के लिए है ही नहीं पैसा, हमारे पास डॉलर्स है ही नहीं, हम बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके हैं। हम वहाँ से आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं। फिर पाकिस्तान के जो बाजवा जी हैं, जो मिलिट्री हेड हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया को बोला है कि हम एक सॉलिडारिटी दिखाइए अपने ब्रदरहुड के नाम पे, हमारी प्लीज़ मदद करिए, हम बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। तो एक ये ऐसा सिचुएशन है। देखिए, जो सी राजा मोहन है ना, वो बहुत ही रियलिस्टिक बातें करते हैं। वो कोई भी आइडियल बातें ऐसी नहीं करते, वो बहुत प्रैक्टिकली हैं। वो अगर वो कहते हैं कि एक चीज़ है जिसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन है, तो वो कहते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तो अगर वो कह रहे हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल सही है कि हम इस चीज़ का वो थोड़ा सा एडवांटेज उठाएं, और क्योंकि पाकिस्तान भी थोड़ा जल्दी हमसे वो कर जाएगा, अग्री कर जाएगा और गिव इन कर जाएगा, तो ये सिचुएशन है कि हमें थोड़ा उसे एक रिलेशनशिप सुधारने का मौका है ये, ठीक है। तो इफ पार्टीशन वीकेंड इंडिया, देखिए अगर पार्टीशन ने हमें थोड़ा वीकन किया, क्योंकि हम ऑब्वियसली इतने इतने सालों तक तो हम इन चीज़ों में ही लगे रहे कि हमारे आपस में जो बॉर्डर्स पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन्हें रोक सकें। इतना मैसिव मैसेकर हुआ था, इतने रेप्स हुए थे उस टाइम पे बॉर्डर्स पे, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ लूटा गया था। जो वहाँ से यहाँ आए लोग, उन्होंने घरों में से निकाल के लूट लिया, जो यहाँ से गए उन्होंने वहाँ के घरों में, बहुत कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो हम पिछले अगले 4-5 सालों तक तो इन्हीं में फंसे रहे। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली हमें बढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था, है ना, यही तो हुआ था। अंग्रेज तो हमें बर्बाद करके चले गए, तो हम फूड भी नहीं होता था हमारे पास। तो फिर क्या है कि इंडिया ने लेकिन बहुत स्ट्रगल किया है अपने रीजनल प्रिमेसी को मेंटेन करने के लिए। देखो, हमें रीजनल प्रिमेसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमने ये इनहेरिट किया था किन से? ब्रिटिश से। देखिए, रीजनल प्रिमेसी मतलब क्या है? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज किया करते थे, तो तब भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, जो आसपास नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ये सब कुछ है, तो अफगानिस्तान है, तो उसमें भी अगर सबसे स्ट्रॉन्ग जो ब्रिटिश अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वो पार्ट समझते थे, वो इंडिया ही था, राइट। और इंडिया सच में स्ट्रॉन्ग हुआ भी करता था, क्योंकि हम उनकी गोल्डन बर्ड थे, उनकी सोने की चिड़िया थे, राइट। तो इसीलिए इस प्रिमेसी को मेंटेन करना कि हम आज भी पूरे ही रीजन में, साउथ एशियन रीजन में स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हमारा जो प्रोमिनेंट रोल, देखिए, लेकिन ये एडिटोरियल ये कहता है कि ऐसे प्रोमिनेंट रोल को मेंटेन करना गन पॉइंट पे या ज़बरदस्ती से मेंटेन नहीं किया जा सकता। दिल्ली को क्या करना चाहिए? कॉपरेशन के थ्रू, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए? श्रीलंका वगैरह कंट्रीज जो बिल्कुल चाइना में घुसी रहती है, इतना हमारे मदद करने के बावजूद, उन्हें ये दिखाना चाहिए कि हमारे साथ कॉपरेशन करना बहुत अट्रैक्टिव है। वी आर योर नेबर्स, वी स्टैंड बाय योर साइड, एंड actually we are good to you, we are nice to the people of Nepal, Bhutan, Sri Lanka, our neighbors। तो हमें अट्रैक्टिव बनानी चाहिए अपनी नेबरहुड पॉलिसी को और भी ज़्यादा, ठीक है। और जैसे कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम अगर जो बनना चाहते हैं, डेवलप्ड स्टेट बनना चाहते हैं, तो इंडिया को अपने इमीडिएट नेबरहुड से भी परे देखना चाहिए और बढ़कर देखना चाहिए, ताकि हम इफेक्टिवली, जैसे हम एक्सटेंडेड नेबरहुड का देते हैं ना, जिसके अंदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, तो आप एक्सटेंडेड को भी और एक्सटेंड करिए, और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया, जहाँ पे दिल्ली की जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी कम है, तो आप यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करिए। जो चाइना, आपको पता है, अफ्रीका में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, वहाँ की, मतलब जिन्हें, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है रेड डायमंड्स के बारे में, क्योंकि अफ्रीका में से डायमंड्स निकलते हैं ना, ये मैं आपको कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है तो मुझे लगता है अच्छी बात है, आपको भी पता चल जाएगा। तो ये रेड डायमंड्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, वो इतना इनह्यूमेन कंडीशंस में काम करवाते हैं वहाँ के, इट इज़ लाइक बॉन्डेड लेबर होने के, मतलब जो इतना बुरी तरह से काम करवाते हैं वहाँ के वर्कर से कि उनके हाथों में से खून आ जाता है बेरहमी से, ठीक है, एकदम पूरे दिन रात विदाउट एनी ब्रेक्स। तो जो डायमंड्स वहाँ की माइंस में से जो उन्हें निकालना होता है, उसको तराशना होता है, ये सब करना होता है, उनके हाथों में से खून आ जाते हैं, हैंस द वर्ड रेड डायमंड्स, ठीक है। तो चाइना का बहुत प्रेजेंस है वहाँ पे, एग्रीकल्चरल लैंड उन्होंने इतने सारे खरीदे हुए हैं कि एग्रीकल्चर चाइना कर रहा है अपनी कंट्री में से बैठ के वहाँ पे।
तो ये सब हमें भी देखना चाहिए, हमें भी अपने जितने फुटप्रिंट्स हैं वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब सेकंड चीज़ इन्होंने क्या बोली है, वो ये बोली है कि हमें अपनी कॉपरेशन को बढ़ाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो चाइना और हम में जो पावर गैप इतना ज़्यादा है, जैसे मैंने अपने कल एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि वो चाइना जो है वो $9,000 पर कैपिटा है उनकी, अगर हम जीडीपी की बात करें, और इंडिया की है $2,000 पर कैपिटा। तो आप गैप देख रहे हो, इकोनॉमिक गैप है, पावर गैप है, बहुत कुछ है, राइट। तो वही जो बीजिंग की अगर हम देखिए इस एडिटोरियल ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, वो अच्छी इन द सेंस अच्छी नहीं है पर बहुत ही अलग सी चीज़ है समझने वाली, कि बीजिंग हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इंडिया के पार्टीशन से अगर सबसे ज़्यादा फायदा किसी को हुआ है ना, तो वो बीजिंग है, चाइना है। क्यों? चाइना ने देखिए क्या किया, जब हम 1947 में आज़ाद हुए, हम लेकिन आज़ाद हुए एक डिवीजन के साथ, है ना, क्योंकि हमारे दो टुकड़े तो बहुत बड़े बड़े चले गए, पंजाब वाला पूरा चला गया, है ना, फिर यहाँ वाला जो बंगाल था वो चला गया, बांग्लादेश बन गया वो। तो इससे क्या हुआ, हम कहीं ना कहीं वीकेंड तो हुए, हमारे लोग चले गए, हमारा यहाँ का बहुत सारा वर्क फोर्स, हमारे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कॉटन की आदि जो वो थी वो पाकिस्तान के पास चली गई, जूट वाला बहुत सारा एरिया था वो बांग्लादेश के पास चला गया, है ना। तो हम इकोनॉमिकली भी वीकन और हो गए। तो इन चीज़ों में से जब हम इतना, वी चोज टू बी डिवाइडेड, चाइना चोज टू बी यूनिफाइड। कैसे? क्योंकि मैंने अगर कल का एडिटोरियल आपने फिर मैं कहूँगी देखा है, तो उसके अंदर मैंने 1949 में आपको पूरा बताया था कि चाइना का क्या सिनारियो था। 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर हुई थी, जिसके अंदर क्या किया था, जो माओ थे, माओ ने कम्युनिस्ट वो लोगों को इकट्ठा किया था और वहाँ के जो नेशनलिस्ट रूलर थे उनके अगेंस्ट मतलब लड़ाई की थी और विक्ट्री हासिल की थी। फिर एस्टैब्लिश की गई थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके अंदर वन चाइना पॉलिसी आती है। 1949 में ही वन चाइना पॉलिसी आई थी कि तिब्बत, ताइवान, हांगकांग वगैरह जैसे सारा वो यूनिफिकेशन हो चुकी है, वो सब चाइना का पार्ट है, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि बीजिंग सबसे ज़्यादा फायदे में रहा, क्योंकि इस अगर हम रीजनल प्रिमेसी की जैसे अभी हम बात कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं एज मिलने लग पड़ा इस चीज़ पे, राइट, क्योंकि इट बिकेम स्ट्रोंगर। और यही सब कुछ जैसे मैंने बताया कि एक्सटेंडेड नेबरहुड में चाइना की ऑलरेडी प्रेजेंस बहुत है, जैसे कि अफ्रीका में। इंडिया हैज़ कंपाउंडेड दैट प्रॉब्लम ओवर द डेकेड्स बाय परसिस्टेंट रोमांटिसिज्म। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया ने ना इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया है चाइना वाली प्रॉब्लम को? क्योंकि हम इतने सालों से हर प्रधानमंत्री यही सोचते रहते हैं, अगर हम नेहरू जी से स्टार्ट हों, कि हम शायद उनके साथ कोलैबोरेट करके बीजिंग के साथ हमारा मतलब थोड़ा सा भी गुंजाइश है उनके साथ कोलैबोरेशन की। पर ये एडिटोरियल ये कहता है बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दो कि बीजिंग के साथ कोलैबोरेशन की कोई भी गुंजाइश बच गई है। ये जो एक रोमांटिसिज्म में आप इन्वॉल्व हो, वो इट इज़ इम्पॉसिबल, कोई पोटेंशियल है ही नहीं उस चीज़ का। क्योंकि जब नेहरू जी ने एरिया ऑफ पीस बताया एशिया में, चाइना और इंडिया वाले रीजन को, फिर क्या हुआ, 1962 में वॉर हुई, राइट। फिर जब हम 1990 से लेके अब मोदी गवर्नमेंट भी यही कहती है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं, तो मल्टीपोलर एशिया भी तो है ना, तो वो भी देखना चाहिए आपको। एस जयशंकर की ये फेमस स्टेटमेंट पता होगी। लेकिन इस मल्टीपोलैरिटी के चलते चलते ये एडिटोरियल ये कहता है, आप ये नहीं सोच रहे कि यूनिपोलर एशिया ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है, जिसके अंदर यूनिपोलैरिटी किसकी है, असर्टिव चाइना की। तो प्लीज डू नॉट डू दैट। अब ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, ये एडिटोरियल ये कहता है कि चाइनीज मिलिट्री है ना, वो कभी भी एट एनी टाइम एंड प्लेस एंड दैट टू ऑफ इट्स ओन चॉइस, वो डिसाइड कर सकता है कि साइनो इंडियन बॉर्डर को कब और सेंसिटिव बनाना है, कब वहाँ पे टेम्परेचर और राइज करना है, किसी भी तरह का। जैसे अचानक से आए, अचानक से मार दिया हमारे यहाँ के सिपाही अप्रैल 2020 में। किसी को पता था इस बारे में? किसी को भी नहीं पता था ना। तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सोचते रहेंगे कि वो अच्छे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम तैनात उस तरह से रहेंगे ही नहीं कि हमें कोई डेंजर है ही नहीं चाइना से, तो हमारे लिए बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। अब आता है थर्ड टास्क। अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब थर्ड टास्क के पहले क्या डिस्कस किया, पाकिस्तान, दूसरा क्या डिस्कस किया, चाइना वाला। अब थर्ड टास्क है बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स विद मेजर पावर्स, विद अदर मेजर पावर्स। मतलब चाइना और पाकिस्तान को अब आप थोड़ा साइड करिए, और भी तो मेजर पावर्स हैं, राइट। उनके साथ कोलैबोरेशन के बारे में क्या हमारे ख्यालात हैं? देखिए उनके साथ जो कोलैबोरेशन, जो ग्रेट पावर्स हैं उनमें ना, लेकिन फिर एक कैच है। इंडिया के कुछ ओल्ड आइडियाज़ हैं, जैसे अभी ओल्ड आइडियाज़ कहते हैं ना, कब तक ओल्ड आइडियाज़ में ट्रैप रहेंगे, तो कुछ ओल्ड आइडियाज़ हैं, वहीं इन्होंने बात की है। एक नॉन अलाइनमेंट का, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, राइट, कि हम
किसी भी ब्लॉक को नहीं ज्वाइन कर सकते, हम किसी भी तरह की मिलिट्री अलाइनमेंट, हम कोई भी अलाई नहीं बन सकते किसी कंट्री का। जो कोल्ड वॉर के टाइम पे दो वो थे, है ना, एक यूएसए एक यूएसएसआर, यूएसएसआर को फेवर करने वाले उसके अलाइज बन गए और यूएसए को फेवर करने वाले उसके अलाइज बन गए, दो ब्लॉक्स में कंट्री डिवाइड हो गई, है ना, पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया। लेकिन फिर नेहरू जी ने क्या डिसाइड किया, नॉन अलाइनमेंट, कि हम किसी से अलाइन नहीं करेंगे, हम जिससे भी हमें रिश्ता रखना होगा हम रखेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे भी बात करेंगे और दूसरे वाली साइड से भी। यही हमारा आज तक फंडा रहा है। तो लेकिन अब जब ये टाइम ये मांगता है, इस एडिटोरियल का ये कहना है कि हमें यूएसए वगैरह जैसी कंट्रीज, जो क्वाड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इन तरह की कोलिशंस वगैरह जो है उनसे चूक जाते हैं हम, उनको ज्यादा ओवरवे करने में। तो फिर उन्होंने बोला है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, तो आप क्या करिए, एक ऐसी कोलैबोरेशन को अपने माइंड में लेके चलिए जो बोथ, इट विल बी बोथ कंपीटिंग एंड कोलैबोरेटिंग, जहाँ compete करना हो compete करें और जहाँ कोलैबोरेट करना, जिसे हम competitive cooperation कहते हैं, वो आप अपने माइंड में लेके चलिए। और इससे क्या होगा, हम ऐसी पार्टनरशिप्स बिल्ड कर सकेंगे जब हम पूरे के पूरा, मतलब देखिए इसमें एक चीज लिखी है, अगर यूएसए है, इसमें एक लाइन लिखी है, बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इज नॉट सीडिंग ग्राउंड टू अदर पावर्स, मतलब अगर यूएसए है, यूएसए फॉर एग्जांपल क्या करता है, हम ये कहते हैं हाँ हम यूएसए के साथ हैं, जो यूएसए करेगा बस उसके एक ब्लाइंड फॉलोअर बन जाए, जो यूएसए करेगा वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। यूएसए कहे हमें कि आप चाइना के साथ लड़ लो, हम आपके पीछे पूरा वेट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी खुद की पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें चाइना के साथ कैसे डील करना है, जो हम करते भी हैं। ओके, सो यू कैन नॉट से कि ठीक है, अगर वो कह रहे हैं, ट्रंप ने पहले कहा कि आप चाइना के साथ लड़ लो, ऐसा नहीं हो सकता। हम यही करते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं, तो ये चीज़ तो मेंटेन रहनी चाहिए। सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या है इसका, यूक्रेन की पॉलिसी, जिसको इंडिया की यूक्रेनियन पॉलिसी को इनफैक्ट पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएबल है भी। देखिए अपना यूक्रेन के टाइम पे यूएसए हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन यूएसए को ये बहुत अच्छे से पता है कि रशिया और हम सबसे पुराने दोस्त हैं। हम रशिया से हमने इतने कम दामों पे ऑयल खरीद लिया, इतने कम दामों पे वो जो सारी कंट्रीज को बेचा था, इंडिया ने बोला ठीक है हम खरीद लेंगे। इंडिया आज भी जो अपनी मिलिट्री डिपेंडेंस है रशिया के साथ वो करता है। अभी हमने P-75 प्रोजेक्ट देखा, हमने टेंडर उनको भेजा था कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बना लो हमारे साथ। इस सब के होने के बावजूद जब रशिया को एक टेररिस्ट कंट्री बोला जा रहा है, सब स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को कोई गलत नहीं कह सकता। इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को हर जगह कॉन्जर्व करना सीख लिया है, एंड इट्स कमेंडेबल। तो अगर ये आर्टिकल ये कहता है कि इफ इंडिया विच इज ओनली अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी कैन डू दैट, अगर आप सोचिए कि हम एक और स्तर पे ऊपर बढ़ जाएंगे तो हमारी जो नेशनल पावर है वो कितनी कॉम्प्रहेंसिव हो जाएगी। और बस यही सब इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए इसने एक और डायमेंशन ऐड किया है इस एडिटोरियल ने, कि जब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना या फिर एक डेवलप्ड सोसाइटी बनना सिर्फ जियोपॉलिटिकल और बैलेंस ऑफ पावर पे ही निर्भर नहीं है, इंडिया को एक ग्लोबल लीडरशिप भी दिखानी पड़ेगी, मॉरल लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप। किस फॉर्म में, क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे आप आइए, जैसे ग्लासगो में मोदी जी ने क्या किया, जो COP26 हुई थी ग्लासगो में, हमने बढ़ चढ़ के बोला। देखिए डेवलप्ड नेशंस हैं जितने भी, यूएसए वगैरह, ये कोई कमिटमेंट नहीं देते, ठीक है, लेकिन इंडिया ने जो एक सिर्फ डेवलपिंग नेशन है जिसको हर हक है कि वो बढ़े और ऊंचे स्तर पे पहुंचे, फिर भी हमने कमिट किया कि हम कार्बन न्यूट्रल स्टेट बन जाएंगे 2070 तक। दैट वॉज कॉल्ड ग्लोबल लीडरशिप इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ओके, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में दिखाइए, आप स्टेबलाइजेशन पे दिखाइए कि हम कैसे, जैसे अभी पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक्स पे टाइम पे हम कैसे ग्लोबल लीडरशिप की तरह उभर सकते हैं। अब देखिए मैं ना ये जो लास्ट है ना पैराग्राफ, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने में डिफिकल्टी होगी, इसीलिए मैं क्या करूंगी, मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। इंडियाज इनोसेंट इंटरनेशनलिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस सून रैन हेडलॉन्ग इनटू हार्श रियलिटीज इन द हाई हिमालयाज। इसमें ये लिखा है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, है ना, तो फिर हमारा जो इंटरनेशनलिज्म था, जो हमारा दूसरों के साथ डील करने का वो, तो हम बहुत इनोसेंट थे, हम सबको अच्छा भी समझते थे, हम चाइना को भी अच्छा समझते थे। यही नेहरू जी ने सोचा, क्योंकि वो आइडियलिज्म में थोड़ा सा हम इन्वॉल्व थे, ठीक है। हम जब फ्रीडम लड़के आए तो हम आइडियलिज्म के माध्यम से ही तो जीते, हमने इतने सारे सिंबल्स दिए, तो हम अच्छे थे, हमने लोगों को भी अच्छा समझने की कोशिश और गलती की। लेकिन हाई हिमालयाज में क्या हुआ, चाइना ने क्या हुआ, 1962 में हम पे
वॉर की, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन, द अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द अर्ली 21st सेंचुरी हैज क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन। अब देखिए इस लाइन का मतलब है जब 1991 वाले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने किए, हमने एक्सेप्ट किया कि अब कंट्री ग्लोबलाइज्ड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, इंडिया एक ओपन इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन इसकी अपनी ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई इंडिया में। क्या? इनइक्वालिटी बढ़ गई, गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए, ठीक है, कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ गया। On its way to 2047, Delhi will have to temper its soaring universalism with geopolitical sensitivity and combine the pursuit of multilateralism at the UN, G20 and WTO with coalitions of like-minded nations। देखिए अब इसका कहना ये है, अगर हम 2047 तक एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं तो हमारे यूनिवर्सलिज्म के कॉन्सेप्ट में ना ही सिर्फ मल्टीलैटरलिज्म जैसे UN, G20 और WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ चढ़कर और प्रमोट करना और उनके पार्टिसिपेट करना, बल्कि लाइक माइंडेड नेशंस की कोलिजन्स को भी हमें वो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। अगर कोई हमारे जैसी कंट्रीज हैं, किसी मुद्दे पे हम लोग अग्री करते हैं, तो हमें उन तरह की कोलिजन्स को भी प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो जो हम सोलर, वो है जो गुरुग्राम में जिसका हेडक्वार्टर्स है ना, जो इंडियन सोलर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला, तो वो उन तरह की अगर मुद्दों पे हम और ऐसे लाइक माइंडेड नेशंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो इंडिया शुड लीड इन दैट। ओके, गेटिंग पावर एंड प्रिंसिपल टू रीइंफोर्स ईच अदर विल हेल्प हराल्ड इंडियाज अराइवल एज अ डेवलप्ड नेशन एंड अ मेजर पावर। हम प्रिंसिपल्स यानी कि अपने मॉरल्स, एथिक्स और अपनी पावर को कंबाइन करके जो एक दूसरे को म्यूचुअली रीइंफोर्स करती हैं, अब एक इंडिया का अराइवल इंश्योर कर सकते हैं एज अ डेवलप्ड नेशन। ओके, सो आई थिंक एक और आर्टिकल रह गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इसको मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेती हूँ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, कल पहली बार ऐसा हुआ है, ओके लेट्स सी, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंडिजिनसली डेवलप्ड होवित्जर गन, होवित्जर बहुत ही, देखिए होवित्जर गन क्या होती है, एक लॉन्ग रेंज गन होती है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन होती है, जिसमें देखिए दो तरह की गन्स होती हैं। एक तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेजेक्टरी में, मतलब वो बिल्कुल सीधे सीधे शूट करेगी बुलेट्स को, एक होती है वो बिल्कुल ऊपर वाली एंगल पे, नीचे वाली एंगल पे, ऐसे। तो इनके जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो गन्स होती है ना, जो लॉन्ग रेंज तक फेंक सकती है, ना ही बिल्कुल ऊपर नीचे, ना ही बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर जो एंगलाइज कर सकती है खुद को, उन तरह की जो गन्स होती है लॉन्ग रेंज, उन्हें होवित्जर कहते हैं। होवित्जर के अंदर बहुत सारी और तरीके की गन्स आती हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में बनाई गई एक होवित्जर गन को, जिसे हम ATAGS कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, उसको डिप्लॉय किया। क्यों? क्योंकि जो 21 गोलियों की वो दी जाती है, सलामी दी जाती है, तो वो इंडिपेंडेंस डे पे जो रेड फोर्ट पे सलामी दी गई, उसमें उसको डिप्लॉय किया गया। इसको किसने डेवलप किया है? DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और इनको जो ब्रिटिश ओरिजिन की जो ट्रेडिशनल हम 25 पाउंडर्स जो आर्टिलरी गन्स हैं उनको करते हैं, उनके साथ हमने इनको भी इंक्लूड किया। तो ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और देखिए ये जो ट्रेडिशन ऑफ सैल्यूट है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, कब से स्टार्ट हुआ? तो और जब भी नेशनल एंथम प्ले किया जाता है ना, जब मिलिट्री बैंड होता है एक, वो नेशनल एंथम प्ले करते हैं, कब प्ले करते हैं? जब अनफर्लिंग हो जाती है ट्राई कलर फ्लैग की रेड फोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, तो फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है एक सेरेमोनियल बैटरी द्वारा। बैटरी क्या होती है देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, बैटरी ऐसे ही बहुत सारे उनका झुंड, वो इकट्ठे एक लाइन में खड़े होते हैं, उन्हें बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो द ट्रेडिशन ऑफ गन सैल्यूट्स कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ फायरिंग गन्स फ्रॉम पोर्ट्स। देखिए जो गन सैल्यूट्स का जो ट्रेडिशन है ना, ये क्या कहाँ से आया है? जब पोर्ट्स पे से, इनकमिंग शिप्स पे से ऊपर ऐसे फायरिंग की जाती थी, और वो कन्वे करने के लिए कि हमारा जो इंटेंशन है वो बिलीजरेंट नहीं है, मतलब हमारा जो इंटेंशन है वो आप पे एग्रेशन करने का नहीं है, हम एक पीस के उससे आए हैं। जब कोई भी बाहर से, फॉर एग्जांपल इंडिया में पानी के थ्रू आता था, सीज के थ्रू आता था, और वो आपको दिखा रहा है कि हम इन्वेजनरी पर्सपेक्टिव से नहीं आए, बस हम एक
ऐसे ही इंटेंशन से आए हैं आपसे मिलने, बातचीत करने, हम एज अ गेस्ट आए हैं, तो तब वो ऐसे तोपों से सलामी दी जाती थी, मतलब ऐसे खुद को ऐसे प्रेजेंट करने के लिए। फिर इसी ट्रेडिशन को अडॉप्ट कर लिया गया था ऑफिशियल वेलकम्स के लिए, क्राउन के, रॉयल्स के, मिलिट्री कमांडर्स के, ठीक है। फिर इंडिया ने भी इनहेरिट किया ये ब्रिटिश से, यही वाला ट्रेडिशन। और फिर ब्रिटिश क्या करते हैं, 101, 21, 31 ऐसे उनकी सलामी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल पे हो आप, किस रैंक के ऑफिसर को दी जा रही है सलामी, किस रैंक पे आप हो, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात की तो इंडिया पे ये जो सल्यूट दी जाती हैं आर्टिलरी गन द्वारा, ये रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, और जब ओथ सेरेमनी होती है प्रेसिडेंट की, अभी रिसेंटली हुई थी, ऐसे तरह के ओकेजन्स पे ये दी जाती है। अब अगर हम DRDO's का ATAGS प्रोजेक्ट की बात करें, तो इस साल 2 ATAGS होविट्जर्स को ज्वाइन करवाया गया है बैटरी में, ये जो 25 पाउंडर्स के साथ। तो ये क्या है, देखिए अब आप समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बोलूंगी उसको। ये जो ATAGS है ना, ये इंडिजिनस 155 मिलीमीटर इंटू 52 कैलिबर होविट्जर गन है। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इस जगह 155 मिलीमीटर है क्या। 155 मिलीमीटर जो वो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा लंबा जहां मेरा कर्सर है ना, यहाँ का ये जो डायमीटर होगा ना इसका, बैरल का जो डायमीटर जो गोल है वो 155 मिलीमीटर है, ठीक है। अब इंटू 52 कैलिबर का मतलब क्या होता है, 155 मिलीमीटर इंटू आप कर लीजिए 52 टाइम्स, ठीक है। 52 टाइम्स ऑफ 155 मिलीमीटर, जो अराउंड शायद कुछ 0 पॉइंट, पता नहीं क्या 0.8 मीटर्स अराउंड कुछ ऐसा बनता है। तो उतना मतलब 155 मिलीमीटर इंटू 52 करके ये पूरी लेंथ होगी। 155 मिलीमीटर इज द डायमीटर और इंटू 52 इज 52 टाइम्स ऑफ 155 मिलीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है मिलिट्री टर्म्स में। और इसे डेवलप किया गया है पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, ठीक है, जो एक नोडल एजेंसी है इसकी। ऑलराइट, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये इसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये रेगिस्तान में भी बहुत, अगर इसको तैनात करने की ज़रूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये हर तरह के नाइट डे हर टाइम पे इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसकी जो डेमोन्स्ट्रेटेड रेंज है इट इज़ ओवर 45 किलोमीटर्स, ठीक है। और आई थिंक दैट इज़ इट, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू फायर ऑल इन सर्विस एम्यूनिशंस। और बस यही, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट इज़ वेल। ऑलराइट, थैंक यू।